चलो, जैसे हमने कॉस्ट ऑफ डेट पे बात की, वैसे ही अगला पार्ट जो मैं ले रहा हूँ दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के बाद डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को सिंबॉलिकली हम डिनोट करते हैं के ई। पिछले चैप्टर में भी इसके ऊपर काफी बात हो चुकी है, तो आपके लिए थोड़ा सा नोन टॉपिक है के ई। अब देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बेसिक बात यह है कि इक्विटी इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो आपसे कितना पैसा या कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं जब वो आपको फंडिंग दे रहे हैं। आप उनसे पैसा ले रहे हो, आप उनको कंपनी में हिस्सेदारी दे रहे हो, बट उसके साथ साथ उनको उनके इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स भी मिलने चाहिए। अब रिटर्न्स को इवेल्युएट करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। एक इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करे कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, वो भी तो एक पॉइंट है ना। देखो, आप शेयर होल्डर हो, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, बोले इक्विटी शेयर ले लो मेरी कंपनी में, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। तो अगर आप एक इर्रेशनल इन्वेस्टर हो तो आपने रैंडमली कुछ भी बोल दिया 20%, अरे दिमाग खराब है क्या, 20% कोई रिटर्न होता है, इतना रिटर्न कहाँ से लाके दूंगा भाई, हमारी एक्सपेक्टेशन है, बोला बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है आपकी। तो एक पैरामीटर तो होना चाहिए। आप एक रैशनल इन्वेस्टर हो, समझते हो कि भाई सामने वाला भी इंसान है, कोई जादू की छड़ी थोड़ी घुमाएगा 25% प्रॉफिट निकाल के दे देगा। तो आपकी कैलकुलेशन कैसे बैठेगी, हाउ विल यू डिसाइड व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम माय कंपनी, कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन कैसे कैलकुलेट होगी, उसका भी तो कोई पैरामीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने ना अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी या एक इक्विटी इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशंस है वो कैसे उसको बिल्टअप करनी चाहिए, उसका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, बिकॉज इट इज अबाउट मनी, इट शुड बी बेस्ड ऑन अ सर्टेन कैलकुलेशन एंड यू शुड बी क्लियर कि आप जो डिमांड कर रहे हो वो क्यों डिमांड कर रहे हो, कोई तो लॉजिक होना चाहिए। तो यहाँ पे एक लॉजिक नहीं है, उन्होंने एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। अब इनमें से जो अप्रोच आपको सुटेबल लगे आप उसके बेसिस पे अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बिल्टअप कर सकते हो, सीधी सी बात है। तो इसमें जो पहला मॉडल है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे डिटेल्ड है, तो उससे आपको ये बात समझ आएगी कि सोचना कैसे, एंड दैट इज कॉल्ड CAPM मॉडल, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल इसको बोलते हैं। के ई कैलकुलेट करने का मॉडल है, नाम है CAPM, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। अल्टीमेटली हम के ई कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट के ई। अब अगेन वही वैल्यूज पुट करनी है तो बात बड़ी सिंपल सी है, बट एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, सोच कैसे बिल्टअप हो रही है वो समझना है, और बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और प्रैक्टिकल है। देखो, आप एक इन्वेस्टर हो, आप एग्जाम्पल में वो फिक्स रखो, आप पैसा लगा रहे हो मेरी कंपनी में शेयर्स में, तो यू हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशन कि यार इतना पैसा मिलेगा तो इन्वेस्ट करने का सेंस है, अदरवाइज नहीं है। अब ये आपकी एक्सपेक्टेशन आप किस बेसिस पे कैलकुलेट करोगे वो देखो। सबसे पहला जो फैक्टर है RF को बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न RF। इसका मतलब ये कि बिना कोई रिस्क लिए अगर आप रिटर्न कमाना चाहते हो तो भी कुछ रिटर्न तो आपको मिल सकता है। जैसे बैंक में FD करा दी, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदी, इसमें 100% गारंटी है पैसा डूबेगा नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न। तो सरकारी बॉन्ड्स पे अगर आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है, सपोज एक एग्जाम्पल साथ में फ्रेम कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज रिस्क फ्री रिटर्न। तो एज एन इन्वेस्टर आप ये सोचोगे कि अगर मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, मेरी कैपिटल सेफ रहनी चाहिए, तो भाई मैं सरकारी बॉन्ड में पैसे लगा दूंगा, जो रिटर्न मिले चलेगा, लेकिन मेरा पैसा नहीं डूबना चाहिए। तो सरकारी बॉन्ड आपको कितना रिटर्न आज की डेट में दे रहा है, 7%, दैट इज रिस्क फ्री रिटर्न। 1 रुपए का भी रिस्क लिए बिना आपको बैठे बैठे 7% पैसा मिल रहा है। अगर आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटी शेयर्स में, और मैं आपको 7% से कम रिटर्न दे रहा हूँ या उतना ही प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो क्या आप इंटरेस्ट दिखाओगे इन्वेस्ट करने में? मैंने बोला यार 5-6% रिटर्न दे दूंगा, उतना तो मैं कमिट कर सकता हूँ, उसके ऊपर का पता नहीं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, आप लगाओगे पैसे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अरे यार मैं क्यों पैसा लगाऊं, इक्विटी मतलब रिस्क, कंपनी डूब गई तो 6% के लिए मैं रिस्क क्यों लूंगा भाई, गवर्नमेंट बॉन्ड 7% देता है, तो ये तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं हुआ नहीं लगाने पैसे। बात समझ आ रही? अब इसके आगे क्या है, 7% तो मिनिमम हो गया, अगर मैं आपको 7% से नीचे कमिट करता हूं तो आप पहले ही भाग जाओगे। 7% एग्जैक्ट बोलूंगा तो इन्वेस्ट करोगे? चलो मैच कर लेता हूँ, गवर्नमेंट बॉन्ड 7% रिटर्न देता है, मैं भी 7% रिटर्न दूंगा, बोलो अब इन्वेस्ट करोगे? बोले फिर जब सेम ही मिलना है तो वहां रिस्क नहीं है, यहाँ रिस्क है, क्यों इन्वेस्ट करें? आप सोच समझ आ रही है कैलकुलेशन कैसे होगा? आगे बढ़ते हैं। देखो, रिस्क फ्री रिटर्न के साथ साथ एक और टर्म इन्होंने यूज किया है, RM, मार्केट रेट।
मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। अब कैसा होगा, आप मेरे साथ बार्गेनिंग कर रहे हो, आप बोलोगे सर रिस्क फ्री रेट है, गवर्नमेंट बॉन्ड में 7% मिलता है, आप 7% कमिट कर रहे हो, हम क्यों इन्वेस्ट करें। मैं बोला एक काम करता हूँ 7.5%, 8%। आप बोलोगे सर इससे बेटर है हम मार्केट में किसी और को पैसा दे दें ना ब्याज पे, जहाँ पे सीधा ब्याज मिलने वाला है, कोई इक्विटी का झंझट नहीं है, तो मार्केट में भी इससे ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। अब मार्केट में कितना रिटर्न मिलता है, तो आपने मुझे सामने से बोला, बोले सर आप कहीं पे भी जाके इन्वेस्टमेंट करोगे ना, मतलब किसी को पैसा उधार दोगे ना, तो आज की डेट में 1% महीने का ब्याज तो कोई भी देता है, समझ आ रही। तो 12% ब्याज तो मुझे साल का ऐसे ही कमाने को मिल जाएगा, और वहां पे रिस्क है मॉडरेट। मैं उस बंदे को जानता हूँ, पेपर वर्क करेगा, प्रोमिसरी नोट लिख के देगा स्टैम्प पेपर पे, और पैसे लेगा तो ब्याज भी फिक्स देने वाला हर महीने। अगर पैसा नहीं दिया तो मैं उसके घर से उसका सामान उठा के ले आऊंगा, जो उसने गिरवी रखा होगा ना वो बेच के वसूल करूंगा। तो ये मार्केट में तो इतना रिटर्न आसानी से मिल जाता है। आप इक्विटी शेयर बेच रहे हो, कोई कोलैटरल नहीं रख रहे, कोई सिक्योरिटी नहीं रख रहे, कोई गारंटी नहीं दे रहे, तो 8-9% के लिए हम क्यों आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। बोला यार बात तो ठीक है। अब देखो 7% पे तो कोई सवाल ही नहीं है, 8 पे नहीं माने, 9 पे नहीं माने, 12 पे भी नहीं मानोगे। अगर मैं एकदम 12% भी आपको कमिट कर दूं तो भी आप क्या सोचोगे, बोले रिस्क अभी भी ज्यादा है, क्योंकि किसी को पैसा उधार देना कुछ गिरवी रखवा के, जिसपे 12% ब्याज कमिट कर रहा है और मेरे घर के पास ही रहता है, मैं उसके घर जाके पैसे लेके आ सकता हूँ, पेपर साइन किया उसको कोर्ट में लेके जा सकता हूँ। उसके बदले में सेम 12% का कमिटमेंट पे इक्विटी में पैसा लगाऊं और कल को आपकी कंपनी डूब गई तो मेरे तो पैसे गए, अभी भी वर्थ नहीं लग रहा है, मैं क्यों आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं। बात समझ आ रही। अब देखो 12% तक भी आप अग्री नहीं करोगे, लेकिन 12 से कुछ ऊपर जाए तो शायद बात बन सकती है, क्योंकि ना एक रिस्क एलिमेंट है मेरी कंपनी में जो बाकी रिटर्न के कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिस्की लग रहा है, बाकी सोर्सेज के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की है। बॉन्ड में तो जीरो रिस्क है, वो आस पड़ोस में जो आपके पास में रहता है, जो आपका लोन है, लोकलाइट है, जिसको उधार दे रहे हो, उसमें मॉडरेट रिस्क है, लेकिन इक्विटी में लगाने में उससे ज्यादा रिस्क है। तो एक रिस्क फैक्टर है मेरी कंपनी में जो बाकी की कंपैरिजन में ज्यादा है। उस रिस्क फैक्टर को यहाँ पे बोला गया है बीटा। बीटा एक नंबर है, इट इज अ फैक्टर विच मल्टीप्लाइज और सिग्निफाइज द रिस्क, कि भाई बाकी चीजों के कंपैरिजन में मेरी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा रिस्की है। उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बीटा। बीटा की वैल्यू 1 से कम हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है। जो कंपैरिजन का उसका ग्राफ होता है बीटा का, दैट इज नियर 1, या फिर यहाँ पे 1+ में फिर कुछ भी हो सकता है। वैसा अगर बीटा 1 है, इसको ना सिस्टमैटिक रिस्क या मार्केट रिस्क बोला जाता है। थोड़ा मैं इसके बारे में बीटा बात कर लेता हूँ, दैट इज मार्केट रिस्क। अगर आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज, अच्छा आपने पोर्टफोलियो में आप लोग कोई जैसे स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हो, शेयर मार्केट में, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा या सुना होगा, अगर आप लगाते हो तो आपको पता होगा। सपोज ऐसा है कि आज सुबह सेंसेक्स जो है वो 2% गिरा, 2% गिरा, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी 2% ही गिरता होगा। आपने शेयर में जो पैसे लगा रखे हैं, मान लो आपका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, तो भी 2% ही गिरा होगा ना, फिर 20,000 रुपए डाउन हुआ होगा। ऐसा होता है, ज्यादा डाउन होता है, कम डाउन होता है, और गिरा होगा या उससे कम गिरा होगा, यूजुअली ज्यादा गिरता है। तो अपने कितनी बार जोक भी चलते हैं ऐसे स्टॉक मार्केट में, बोले यार मार्केट 2% गिरता है, मेरा पोर्टफोलियो 5% गिर जाता है। ऐसा होता है। मार्केट जो है वो 10% बढ़ा, मेरा पोर्टफोलियो 2% बढ़ा, ऐसा होता है। ये क्यों हो रहा है पता है, दिस इज बिकॉज ऑफ बीटा। आपने जो शेयर्स ले रखे हैं वो मार्केट के एवरेज से ज्यादा रिस्की वाले शेयर्स ले रखे हैं, जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अब जब पूरा मार्केट ओवरऑल गिरता है तो एवरेज होता है, कोई शेयर कम गिरा, कोई ज्यादा गिरा, कोई बढ़ा, ऐसा भी तो होता है। तो पूरा मार्केट एवरेज 2% गिरा, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो रिस्की वाले स्टॉक्स है, कोई 7% गिरा, कोई 8% गिरा, कोई 3% गिरा, कोई आधा % गिरा, तो एवरेज आ गया 5% का। अब बात यह है कि मार्केट जितना डाउन गया, आपका पोर्टफोलियो अगर उससे ज्यादा डाउन गया, इट मीन्स योर बीटा इज मोर देन द बीटा ऑफ मार्केट। पूरे मार्केट का रिस्क 2% का, आपका रिस्क 5% का, तो योर पोर्टफोलियो इज कंसिडर्ड टू बी रिस्कियर देन द मार्केट। तो ये सेफ नहीं है, वोलेटिलिटी हमेशा ज्यादा ही रहेगी वैसा। तो वहां पे जो बीटा की वैल्यू आएगी ना, इट विल बी मोर देन 1। बात समझ आ रही। ये अगर किसी के पोर्टफोलियो का बीटा यहाँ पे रेंज करता हो 0 to 1 में, तो पता उल्टा होगा। पूरा पोर्टफोलियो मतलब पूरा मार्केट 2% से डाउन है, आपका पोर्टफोलियो खाली आधे % से डाउन है, बिकॉज आपने जो स्टॉक्स ले रखे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी कंपनी के स्टॉक्स हैं, जो इतनी जल्दी हिलते नहीं है। पूरा मार्केट हिल जाता है तो भी थोड़े से हिलते हैं, सेफ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो उसमें वोलेटिलिटी कम है। तो बीटा एक पैरामीटर है जो रिस्क फैक्टर बताता है
कि अगर मार्केट 1% गिरता है तो आपका शेयर कितना ज्यादा गिरता है। तो अगर आपका शेयर 4% गिर गया तो योर शेयर इज रिस्कियर देन द एंटायर मार्केट एवरेज। तो फिर जब इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो ज्यादा रिटर्न मांगेगा या कम रिटर्न मांगेगा? ज्यादा मांगेगा। बात समझ आ रही? ये चीज यहाँ पे सीएपीएम मॉडल में काम आएगी। अब देखो आरएफ क्या होता है? रिस्क फ्री रिटर्न। आरएम क्या होता है? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, जो बॉन्ड्स के अलावा आपको बाकी सिक्योरिटीज में मिल जाता है। बीटा क्या है? रिस्क फैक्टर। ठीक है, ये सारे टर्म्स पता चल गए। अब इसके बेस पे आते हैं कि व्हाट इज दिस सीएपीएम मॉडल, ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। जो अभी मैं आपको बातें समझा रहा था ना, मैंने उसमें आपको फॉर्मूला समझा ही दिया। अल्टीमेटली ये चीज डिस्कस हो चुकी है, अब समझो। अब आप हो एक इन्वेस्टर जिसको चाहिए रिटर्न। अब वो इवेल्युएट कर रहा है कि मिनिमम कितना रिटर्न मिलेगा तो मैं मानूंगा। तो बोला भाई आरएफ से नीचे तो बात ही नहीं होगी, वो 7% गवर्नमेंट बॉन्ड, उतना रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, फिर मैंने बोला 7 से ऊपर दे दो तो 8, 9, 10, 11 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट रेट कितना है? 12%। 12% तो मार्केट में ब्याज कहीं भी मिल जाता है। अब ये जो फैक्टर था ना, आर एम माइनस आर एफ, इसकी बात हो रही थी। इसको हम एक नाम दे सकते हैं आरपी, शॉर्ट में समझाने के लिए इसको बोलेंगे रिस्क प्रीमियम, आरपी। ये और कुछ नहीं है, ये वो डिफरेंस है जो भी यहाँ पे आपको समझ में आएगा। आरएम की वैल्यू मैंने क्या ली थी? 12% ली थी। आरएफ की वैल्यू क्या अज्यूम की थी? 7% अज्यूम की थी। ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 5% आएगा। इसको हम बोलेंगे आरपी। तो आरएम माइनस आरएफ, मार्केट रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न का डिफरेंस कितना होगा? 5%, दैट इज आरपी। तो आप यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करोगे तो ये आएगा 12% माइनस 7%। बात समझ आ रही? ये प्रीमियम है 5%। बॉन्ड के ऊपर मार्केट से आपको जो मिल रहा है उतना तो आप मुझसे मांगोगे। देखो बात वहीं से शुरू हुई थी, 7% तो मिनिमम है, कोई भी हालत में चाहिए। बाकी मार्केट में 12% मिल रहा है, मतलब 7% से ऊपर 5% तो आपको मार्केट भी दे रहा है, तो वो 5% भी आपको मुझसे चाहिए होगा। लेकिन आप उस पॉइंट पे भी अग्री थोड़ी करोगे। 12% तो आपको मार्केट दे ही रहा है, उससे ऊपर कुछ मिलेगा ना तो शायद आप सोचोगे। अब उससे ऊपर कितना देना है या कितना आपकी एक्सपेक्टेशन है वो कैसे डिसाइड होगी? तो बोला ये जो प्रीमियम है ना, रिस्क प्रीमियम, इसको बीटा टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। बीटा इज द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर किसका? मेरी कंपनी के शेयर्स का रिस्क फैक्टर। अब बीटा तो देखो फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है या तो आपको सम में दिया होता है, अपने यहाँ पे अज्यूम ही कर सकते हैं। लेट द बीटा बी 1.5। नाउ व्हाट डज बीटा इंडिकेट? ये बीटा 1.5 का मतलब क्या है? अगर मार्केट में आज सेंसेक्स 1% गिरा तो मेरा शेयर 1.5% गिरेगा, 50% एक्स्ट्रा। अगर मार्केट आज टोटल पूरा सेंसेक्स 5% डाउन चला गया तो मेरा स्टॉक कितना परसेंट डाउन जाएगा? 7.5%। मार्केट 2% ऊपर गया तो मेरा स्टॉक कितना ऊपर जाएगा? 3%। तो मार्केट के कंपैरिजन में मेरा स्टॉक 50% ज्यादा वोलेटाइल है। तो आप जो प्रीमियम मुझसे मांग रहे हो ना, आप वो प्रीमियम को भी बीटा टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 50% ज्यादा प्रीमियम मांगोगे। दिस इज द प्रीमियम एंड यू विल से प्रीमियम को बीटा से मल्टीप्लाई करो, मतलब 1.5 टाइम्स कर दो। तो जो प्रीमियम मुझे मार्केट दे रहा है मुझे उससे 1.5 गुना प्रीमियम चाहिए। रीजन, आपकी सिक्योरिटी 1.5 गुना ज्यादा रिस्की है। बात समझ आई? अब इसके बेसिस पे एक रेट कैलकुलेट होगा, 7% प्लस 1.5 इंटू 5%। ये होगा 7.5 प्लस 7, 14.5। ये आ गया आपका के। बात समझ आ रही? नाउ दिस इज योर आइडियल और होता है ना प्रॉपर एक्सपेक्टेशन, क्लियर एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन अ सर्टेन कैलकुलेशन। ये रैंडम नहीं है, आपने हवा में बोल दिया 20% रिटर्न चाहिए, बोला भाई आपके पैसे नीचे कहीं और जाओ। ये तो पता नहीं कौन सी सपनों की दुनिया में 20% कहाँ से लाके दूंगा, कैसे गिना? ऐसे मन में आया बोल दिया, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो कैलकुलेशन करो। ये आपने हिसाब लगाया और एक वैल्यू पे आए कि देखो यार 14.5% रिटर्न जो है वो बनता है। अगर इतना रिटर्न आप दे सकते हो या मुझे आप पूछ रहे हो कि इतना रिटर्न आप कमिट कर सकते हो तो हम इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे। बोला हाँ ठीक है, 15% तक का तो मैं कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ कि इतना रिटर्न तो मैं जनरेट कर पाऊंगा। तो आपकी एक्सपेक्टेशन मीटअप होगी ना तो आप इन्वेस्ट करने का सोचोगे, अदरवाइज नहीं सोचोगे। अब देखो ये नंबर रैंडमली हवा में नहीं आया, आपने कितना सोच के ये कैलकुलेशन किया। जब मैंने पूछा तो आपने बताया कि सर 7% तो मार्केट में मिलता है बॉन्ड्स पे, मार्केट थोड़ा रिस्क लेने पे 12% रिटर्न तो देता ही है, तो प्रीमियम तो वैसे वहां पे भी मिल रहा है। तो वो जो प्रीमियम मार्केट से मिल रहा है मॉडरेट रिस्क पे, उसमें थोड़ा सा और हम बीटा फैक्टर लगाएंगे तब जाके पता चलेगा कि भाई कितना हमें आपकी कंपनी से चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी रिस्की है। ऐसा अगर मेरी कंपनी का बीटा 1 होता
मतलब जितना मार्केट गिरता है उतना मेरा शेयर गिरता है, जितना मार्केट बढ़ता है उतना मेरा शेयर बढ़ता है। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते तो आपका आंसर 12% आ जाता। तो फिर ठीक है कि जब मेरी सिक्योरिटीज मार्केट के बराबर ही है तो जितना मार्केट दे रहा है उतना मैं दे दूं, बात एक ही। लेकिन मेरी सिक्योरिटीज अगर मार्केट से रिस्की है तो फिर जो मार्केट दे रहा है उससे ज्यादा मुझे आपको ऑफर करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। बात समझ आ रही है? नाउ दिस इज CAPM मॉडल। समझ आया? एग्जाम में कोई फॉर्मूला करना है तो 3 डेटा होगा, रखो निकाल लो, लेकिन क्या किया वही नहीं पता चला तो क्या फायदा वो सॉल्व करने का। अब आपको मालूम पड़ेगा कि जब भी कैलकुलेट करना है तो अल्टीमेटली आपको यही करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है, आगे बढ़ जाना है। बट बैक ऑफ द माइंड यू शुड बी क्लियर कि आप क्या कर रहे हो। आगे जाके कहीं फाइनेंस की फील्ड में कुछ काम करोगे तो मतलब तो पता होना चाहिए। उन्हें CAPM पता है? हाँ पता है। बोले बीटा क्या होता है? वो वैल्यू दी होती है रख देने की। अरे होता क्या है? वैल्यू दी होती है, मुझे क्या पता क्या होता है। वो तो कुछ देते हैं 0 to 1 के बीच में कुछ होता है, वो रख देते हैं, आंसर आ जाता है। अरे मतलब पता होना चाहिए कि इसको मार्केट रिस्क बोलते हैं, इसको सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। भाई हमारी सिक्योरिटी मार्केट के कंपैरिजन में कितनी रिस्कियर है, दैट पैरामीटर इज बीटा। तो ये बेसिक मीनिंग पता होना कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। लेकिन जब पता ही नहीं है तो फिर जो पढ़ाई की है उसमें कुछ सीखा नहीं आपने। तो ये सीखने वाली चीज है, 5 मिनट लगती है, लेकिन एक बार ये मतलब समझ आ जाता है ना, एग्जाम में फॉर्मूला भी अपने आप बना लोगे। 50% फॉर्मूला आपको कंसेप्ट से याद रह जाता है। क्या इसमें ऐसे ही वो रिस्क फ्री होता है बेसिक, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रीमियम, प्रीमियम को बीटा टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो सही वैल्यूएशन आती है कि एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या है। बात क्लियर हुई? तो ये पूरा आपका CAPM मॉडल यहाँ पे कंप्लीट, इतना ही फॉर्मूला था। कुछ नहीं समझ आया इसमें तो बताओ। क्लियर हुआ? डेटा ये सारा आपको दिया होगा, ये RF RM बीटा सब दिया होगा, वैल्यू पुट करके आपको KE निकाल के आगे बढ़ जाना है। तो कैलकुलेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट कंसेप्ट जो है वो बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए। क्लियर? चल, तो ये चीजें हमने देखी। तो दिस इज योर CAPM मॉडल विद एग्जांपल जो अपन ने रखा। बीटा भी यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5, सारी वैल्यूज आ गई। इसके बेसिस पे आप KE कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है 14.5%। लिखना है तो लिख लो, नोट कर लो। देखो नोट्स में ऑलमोस्ट सारी चीजें लिखी हुई है, सिर्फ वैल्यूज अगर आपको लिखनी है तो आप ये लिख सकते हो। एक इलस्ट्रेशन छोटा सा दिया भी हुआ है, उसमें भी ऐसा ही एक एग्जांपल है, देख लो।